अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर 39 वर्स, और इसमें तीसरा रीजन बता रहे हैं युद्ध न लड़ने के लिए। और ये आज का थीम है साइंस बिहाइंड द फैमिली। मतलब फैमिली होने के पीछे क्या विज्ञान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे फैमिली की क्या जरूरत है, परिवार की क्या जरूरत है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में तो फैमिली सिस्टम ही खत्म हो गया। तो आज हम समझेंगे, आइए भगवत गीता के इस श्लोक से। तो ये श्लोक है भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर 39 वर्स। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्ययुत्। और ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ये तीसरा रीजन दे रहा है। पहले दिया क्या कि आनंद हमको नहीं मिलेगा, प्रसन्नता नहीं होगी। फिर उसके बाद रीजन दिया इसलिए युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। फिर बोले कि युद्ध मारने से पाप लगेगा। और अभी बोल रहे हैं कि देखो अगर हम इनको मारेंगे तो कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, मतलब फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से इस कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो बता रहे हैं अधर्म और धर्म। फैमिली का पर्पस क्या है, फैमिली होने से किस पर्पस के पीछे फैमिली बनाई गई थी। अगर वो पर्पस नहीं पता होगा तो फैमिली होते हुए भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसीलिए आप देख रहे हैं, इसीलिए आजकल फैमिली पहले तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, आज से 50-60-100 साल पहले तक। फिर उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, मतलब पति और पत्नी। अब उसमें भी क्या है, उसमें भी फ्रैक्शन होने लगे, डाइवोर्स केसेस पूरे कंट्रीज में। इंडिया में भी, इंडिया कम नहीं है इसमें भी, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज की तो छोड़ ही दीजिए। वहां पे तो मैरिज सिस्टम ही खत्म हो गया, फैमिली सिस्टम ही खत्म हो गया। तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों पर उपलब्धि कर सकते हैं। ये है फैमिली का साइंस, इसके पीछे छिपा हुआ है, इस स्टेटमेंट के पीछे। मतलब इस संसार में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार से निकलना, इस संसार से निकल के भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करके इस संसार से निकल जाएं और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के घर में जाके रहें। ये पर्पज है इस संसार में। हमको मनुष्य जीवन जो मिला है, अपनी गलती की वजह से हम यहाँ जेल रूपी संसार में हैं, तो यहाँ से निकलने के लिए ये फैमिली बनाई गई है। क्यों? क्योंकि बचपन में क्या होता है, बचपन में जैसा कॉन्शियसनेस हमारा डेवलप हो जाएगा वैसे ही फिर हमारा जीवन निकलता है। तो इसलिए बच्चे का परवरिश करना कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए फैमिली
कल्चर डेवलप किया जाता है। इसीलिए आजकल देखो फैमिली कल्चर नहीं है तो आजकल बच्चे भी कैसे हैं, अनवांटेड हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है जिंदगी में, और वो क्या करते हैं, सुसाइड, रेप केसेस, ये सब शुरू से ही गलत सोबत में फंस जाते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। और फैमिली में जो लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग केवल एज से नहीं होते, उनको कितना ज्ञान है शास्त्रों का, उससे पता लगता है व्यक्ति। आजकल तो लोग शास्त्र घर में रखते ही नहीं, ज्ञान कहाँ से हो। किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो फैमिली, अर्जुन बता रहे हैं, देखो अगर फैमिली के बड़े बुजुर्ग, कहने मतलब जिनको अच्छी नॉलेज है, अगर वही नष्ट हो जाएंगे तो बाकी कुल परंपरा जो है उसमें जो कल्चर है, जो लोगों को गाइड करते हैं परिवार में, फिर आगे वो धर्म आगे बढ़ेगा नहीं। और वही सिचुएशन आजकल यहाँ तो वो युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि युद्ध लड़ेंगे तो लोग मारे जाएंगे, लेकिन आजकल मॉडर्न एज में क्या है, मॉडर्न एज में युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी। मॉडर्न एज में जो भी सो कॉल्ड बड़े लोग हैं उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को फॉलो किया और उसी के पीछे आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, अपने शास्त्रों जो कि वैल्यूबल हैं, ज्वेल हैं, उनको परवाह न करके पाश्चात्य रूपी कल्चर का के पीछे पागल हुए हैं, अंधे हो गए हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से संस्कार सारे खत्म हो गए फैमिली में। बड़े बुजुर्ग लोगों को पता ही नहीं क्या करना है, अध्यात्म क्या होता है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, यही नहीं पता। और उसकी वजह से फिर क्या है, फिर बच्चे क्या करेंगे, जो बड़े कर रहे हैं वही बच्चे करेंगे आगे जाके। वो शराब पियेंगे तो बच्चे भी शराब पियेंगे, उनके बोलने से। आप शराब पियो, बच्चे को बोलो आप शराब मत पियो, तो बच्चा कहाँ से रुकेगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये बड़े बुजुर्ग फैमिली का पर्पस ये होता था, जिससे कि जो जीवात्मा उस परिवार में आई है उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले और उसको ये प्रशिक्षण मिले कि वो उसे जीवन का उद्देश्य क्लियर कट पता हो और वो इस जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए ट्रेंड हो। इसलिए परिवार इतना बड़ा परिवार, इतने बड़ी परिवार में क्या, बड़ा परिवार होने से बेनिफिट ये होते हैं कि एक ही व्यक्ति को हर कार्य नहीं करना पड़ता, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बंट जाती है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय मिलता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली होगी तो क्या होगा, हर काम उसी व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसलिए आप देखो जो पति पत्नी अकेले रहते हैं उनको देखो दिन रात मेहनत करते हैं, दोनों लोग जॉब करते हैं, उनके खर्चा नहीं चल पाता है ना। आप देखते हैं ना, आप देखो कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है, जब बल्क में किया जाता है तो उसका खर्चा कम पड़ता है। और जब वही एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी उसका खर्चा उतना ही पड़ेगा। इसलिए चाइना में सस्ता माल क्यों होता है, क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो इसीलिए जब लोग फैमिली में इकट्ठे रहते हैं तो क्या पड़ता, खर्चा भी कम होता है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी इतनी बढ़ जाती है, इसलिए समय समय रहता है हमारे पास। और आजकल फिर जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उन लोग के उन सदस्यों के पास समय ही नहीं होता, दिन रात क्या किसमें, केवल पारिवारिक कार्य करने में ही, केवल पैसे कमाने में ही दिन निकल जाता है, फिर भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। तो जब समय ही नहीं बचेगा तो आध्यात्मिक उन्नति तो छोड़ दो, ऐसी समय पूरा मृत्यु, ऐसे ही जीवन भर मृत्यु, ऐसी समय निकल जाएगा विदाउट पर्पस जाने हुए। तो इसलिए ये फैमिली का पर्पस, फैमिली कल्चर इसलिए रहता था। बट लोग क्या है, लोग समझना ही नहीं चाहते इसके बारे में। लोगों को क्या है, लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते आजकल। लोगों को क्या चाहिए, पका पकाया चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते, तपस्या नहीं करना चाहते हैं, बड़ा आराम का चाहिए लोगों को। तो आराम से कुछ नहीं मिलता इस संसार में, मेहनत करना पड़ता है ना। तो परिवार
क्योंकि परिवार होने का मतलब है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाना। अगर परिवार में कोई जो पिता है, जो दादा हैं, उनको अपना दायित्व निभाना, जो पिताजी हैं उनको अपना दायित्व निभाना, कि जो छोटे बच्चे हैं कभी गलत सोबत में ना पड़े, इसके लिए खुद को क्या करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। खुद तो जब करते नहीं, लोगों को दूसरों को क्या गाइड करेंगे, है कि? इसीलिए तो आप देखो आजकल की सारा सारा यंग जनरेशन एकदम अंधे कुएं में की तरफ गिर रहा है, बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, गिरने की तरफ गिर रहे, आधे तो गिर चुके हैं और लोग बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। तो इन सबको बचाने के लिए, है कि नहीं, इन सबको बचाने के लिए हम पहले अपनों खुद तो हम प्रयास करें, हम तो अपनी भक्ति ठीक करें, है नहीं? तब तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दूसरों को जब तक भक्ति नहीं दे सकते, है ना, हम बोलते हैं कि हम इनकी सहायता कर देंगे, माई पर्पज इज टू हेल्प द होल पर्पज। अरे भैया पहले अपनी हेल्प कर लो पहले तो फिर दुनिया की हेल्प करना। पहले पता तो कर लो हेल्प क्या है, सहायता होती क्या है दूसरों की, यही नहीं पता। बड़े मूर्ख लोग हैं। हम लोगों से मिलते हैं, लोग बोलते हैं मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूँ हमने फर्स्ट सेशन में लोगों से पूछा था, और लोगों के इतने बड़े बड़े, हम वो करना, तो फिर सारे और उनका जो उसके पीछे जो समझ था, क्या करेंगे, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। सहायता क्या होती है लोगों की यही नहीं पता, जस्ट पैसे की सहायता करके क्या कर लोगे, उन लोगों को कुछ नहीं कर पाएंगे। असली जो सहायता है वो पता होना चाहिए हमको। शास्त्र बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पिता माता गुरु नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने आश्रितों को, भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में बताया गया है, ऋषभ देव भगवान बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गुरु पिता माता या कोई परिवार का एल्डर व्यक्ति या फिर दूसरों को आश्रय देने वाला नहीं बनना चाहिए जब तक कि वो अपने आश्रितों को भगवान के धाम ना पहुंचा पाए। ये कॉन्फिडेंस ना हो तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसको दायित्व लेने का अधिकार नहीं है, उसको उसको शादी करने का भी अधिकार नहीं है, पिता पुत्र पिता माता बनने का भी अधिकार नहीं है। आजकल लोग शादी करते हैं किस लिए, जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, जस्ट अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। और उसकी वजह से अगर धोखे से बच्चा, और कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ यही है इसका, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते लोग, कंट्रासेप्टिव इसीलिए यूज करते हैं, यानी उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से लोग बचना चाहते हैं और धोखे से बच्चा हो उसको अबॉर्शन करा देते। अबॉर्शन रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप देखो कितना, और ये अपने आप में पाप है। तो कल पाप के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था ना, भागवतम के फिफ्थ कैंटो को 26 चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी डिटेल नरकों का 28 नरकों का वर्णन करते हैं, और हम थोक के भाव में क्या करते जा रहे हैं, पाप कर्म करते जा रहे हैं और पता ही नहीं। तो ये फैमिली पर्पस होता था कि हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन दें, आध्यात्मिक दृष्टि में उन्नत हों। उसके लिए हमको देखो, हमें अभी सारा परिवार, हर इंडिया में भी मोस्टली लगभग 99% फैमिलीज में कल्चर गड़बड़ हो गया है। तो अगर उन फैमिलीज का कल्चर हमें बनाना है तो अपना केवल एक काम करना पड़ेगा हमको, केवल हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सारा चीज सुधर सकता है। हर संसार का हम हेल्प कर सकते हैं, केवल एक चीज कर लें कि हम ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें बस। बट लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, क्या किए हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बस क्या करना है, जितना प्रेस्क्राइब्ड साधना बोली गई है उसको विदाउट फेल डेली करना है। ये भी करने पे नानी मर जाती है लोगों की है नहीं? तो फैमिली क्या चलाएंगे। तो हमने अभी ये डिस्कस किया कि फैमिली के पीछे कितना बड़ा साइंस है, लोग समझते नहीं इस चीज को, और लोग अलग हो जाते हैं फैमिली से हैं। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अगर हम फैमिली चलाएंगे
तो बड़ी फैमिली को हम रख सकते हैं, क्योंकि जब लोग एक साथ रहते हैं तो फिर हमको टॉलरेट भी करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। आप हर व्यक्ति को एक ही उसमें नहीं बांध सकते। तो इसलिए फैमिली चलाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि कलयुग में लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमको। सबसे पहले अपने को आध्यात्मिक दृष्टि में उन्नत बनाएं, और फिर लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, छोटे छोटे जो गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनको फिर उन्नत कर सकते हैं। लेकिन पहले तो कुछ प्रतिष्ठित हों, है ना, पहले हमारे ही कंसेप्ट उखड़े हुए हैं, दूसरों को क्या बताएंगे। तो ये था फैमिली का साइंस, फैमिली होने के पीछे लोगों का साइंस। अगर इस उद्देश्य को लोग भूल गए हैं अभी, इसी वजह से क्या है, इस उद्देश्य के भूल जाने के कारण सारा फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो कब का खत्म हो गया है, वहां पे तो कोई होप ही नहीं है। और धीरे धीरे इंडिया में भी रैपिडली बढ़ रहा है, ये भी यहाँ इंडिया में भी खत्म हो जाए। तो अगर हम लोग नहीं बचाएंगे, है नहीं नहीं बचाएंगे तो फिर क्या होगा, पड़ोस में आग लगेगी तो हमारे घर में भी आ जाएगी आग आपको लोग सोचें, लोग क्या सोचते हैं, मेरे घर में आग नहीं लगेगी, है भैया पड़ोस में आग लगी है, आपके घर में भी आ जाएगी। कितना प्रिकॉशन करोगे, बेटर है बुझाने जाओ उसको है ना। तो ये सारी समस्याओं को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अपनी साधना में डिटरमाइंड होना, और अच्छी तरीके से जब ये भक्ति करेंगे हम, तो फिर लोगों को गाइड कर पाएंगे। और जो हम सीरीज में कलयुग के सिम्टम्स के बारे में हमने आपको बताया है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। और हम इतने दिनों से आपके लिए कलयुग के सिम्टम्स बता रहे हैं, जिस एज में हम रह रहे हैं अभी, उसमें क्या क्या प्रेडिक्शन की गई है। आज हमने भागवतम का 12वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक लिया है। इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कलयुग के बारे में। प्रजा हि लुब्धे राजन्ये निगृह्णे दर्श्य धर्मभि आचिन्दारद्रेविणायस्यन् यन्ति गिरिकाननम्। आगे इसी सीरीज में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भागवतम के बारे में, स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में, जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा, पिछले वाले श्लोकों में बताया गया था कैसे शासक होंगे, उनके बारे में बताया गया था। अब उन शासकों के, ऐसे शासक, क्योंकि उनको जीवन का तो उद्देश्य पता नहीं, तो अपनी मनमाने ढंग से जिनको जितनी शक्ति होगी, जिनके पास पैसा होगा, वही देश को चलाएंगे। अब ऐसे शासक जब कलयुग में राज्य चलाएंगे, डेमोक्रेसी लोग, है ना, फिर डेमोक्रेसी मतलब डीमन क्रेजी, मतलब पागल लोग, जिनको जीवन का उद्देश्य नहीं पता। तो ऐसे जनता के ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा, जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा। चोर, देखो चोर बताया जा रहा है, चोर क्यों क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, घोटाले करते हैं, है कि नहीं, जनता के पैसे को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। चोर का पर्पस क्या होता है, ये होता है दूसरे की संपत्ति को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्च करना, चोरी कहा जाता है। ये परिभाषा है चोरी की, है ना। केवल बैंक या वहां से पैसे चुराने की चोरी नहीं होती, मतलब कुछ भी दूसरे की संपत्ति कुछ भी है, उसकी चोरी करना, उससे बगैर पूछे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना, उसको चोरी कहा जाता है। चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर, और इतना टैक्स लगाएंगे, है ना, जनता पर, कि जनता बेचारी टैक्स नहीं दे पाएगी, तो फिर क्या होगा, वो सब पर्वतों तथा जंगलों में भाग जाएगी। अब आप देखो लोग क्या हो रहा है, पहले लोग आ रहे थे शहर में कि बड़ा जॉब मिलेगा जॉब मिलेगा, और फिर जब इतना महंगा लग रहा है शहरों में रहना, अब क्या होता है, धीरे धीरे करके आप देखो लोग शहर छोड़ के गांव में जा रहे हैं। अब गांव में भी टैक्स लगेगा, फिर गांव छोड़ के जंगल में भागेंगे कहने वाला पूरा क्राइसिस होने वाला है। तो ऐसे समय से थोड़ा भयभीत हों हम, और समझें, और अपनी भक्ति को, जो हमारी प्रेस्क्राइब्ड साधना है ना, उसको तीव्रता से करें, फिर दूसरों की सहायता करें।
ठीक है, तो ये हमने कलयुग के सिम्टम्स और फैमिली के बारे में हमने डिस्कस किया, और इस सेशन को हम आज यहीं पे विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।